आज हम हाउस ऑफ गुची की इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे कि कैसे ये ब्रांड एक छोटी सी शॉप से लेकर एक ऐसे ब्रांड तक पहुंच गया जो आज 18 बिलियन डॉलर्स का है। गुची अब एक ग्लोबल आइकन बन चुका है जो स्टाइल, एलिगेंस और यूनिकनेस का निशान है। सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और अमीर लोग इस ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। इसका एक सबसे महंगा आइटम गुची स्टुअर्ट ह्यूज बेल्ट जो $2.5 लाख से ज़्यादा का है। लेकिन ब्रांड की इस लग्जरी के पीछे कहानी है एक फैमिली की, धोखे की और आखिरकार एक मर्डर की। चलिए हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। देखते हैं कैसे ये इटालियन ब्रांड एक ग्लोबल आइकन बना और अपनी ही फैमिली के हाथों टूट गया। गुचो गुची 26 मार्च 1881 को फ्लोरेंस, इटली में एक वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुए। उसके फादर लेदर के काम में एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से गुचो को बचपन से ही लेदर के बारे में काफी नॉलेज थी। मगर गुची फैमिली जिंदगी सादगी से गुजार रही थी, जबकि उसके फादर के काम की इज्जत बहुत थी। लेकिन ये गुचो की फैमिली को पैसा या स्टेटस नहीं दिला सकती थी। गुचो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे पता था कि दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उसे अपनी फैमिली की सिंपल लाइफ से बाहर निकलना होगा। 17 साल की एज में गुचो इटली छोड़कर लंदन चला गया, जहां उसने द सेवॉय होटल में बेल बॉय की पोस्ट पर काम करना शुरू किया। इस दौरान गुचो ने कुछ नया एक्सपीरियंस किया। उसने देखा कि होटल के अमीर गेस्ट्स कैसे अपने खूबसूरत और महंगे बैग और बाकी सामान के साथ आते हैं। गुचो को ऐसा लगा जैसे ये हाई सोसाइटी का एक्सपोजर उसकी आंखों को खोल गया हो और उसे समझ आ गया हो कि उसका असली मकसद क्या है, और वो था लग्जरी लेदर प्रोडक्ट्स बनाना जो उसी एलिगेंस और लग्जरी को रिफ्लेक्ट करते हो जो उसने लंदन में देखी थी। 1921 में अपने सिटी फ्लोरेंस वापस आने के बाद गुचो ने अपनी पहली लेदर शॉप गुचो गुची एंड को खोली, जहां उसने हैंडमेड लेदर आइटम्स बेचना शुरू की। उसका मिशन क्लियर था, और वो ये कि ऐसी क्वालिटी लेदर आइटम्स बनाओ जो न सिर्फ काम की हों बल्कि स्टाइलिश भी हों। उसने लगेज, हैंडबैग्स और बेल्ट्स से शुरू किया और जल्दी ही अपनी डिटेल पर फोकस और लग्जरियस डिजाइन की वजह से मशहूर हो गया। आइकॉनिक जीजी लोगो जो गुचो और गुची ब्रांड दोनों का सिंबल था, इसी क्वालिटी और इटालियन लेगेसी की तरफ उसके कमिटमेंट से पैदा हुआ। जब गुचो की एज ज्यादा होने लगी तो उसने अपने बेटों को बिजनेस ज्वाइन करने का कहा, मगर इस टाइम पर उनके पास सिर्फ एक छोटा सा स्टोर था। लेकिन गुचो के बेटे बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया कि वो रोम में एक दूसरी शॉप ओपन करें। गुचो को ये आइडिया काफी रिस्की लगा था, लेकिन आखिरकार उसने अपने बेटों की मानकर स्टोर ओपन कर लिया, जो कि बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम पर सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 से वापस जाते टाइम अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड्स के लिए वहां से गिफ्ट्स लेकर जाने लगे। इस शॉप से गुचो ने बहुत सारा पैसा कमाया, जिससे उसने 1950 में मिलान में 3 स्टोर ओपन किए। दोस्तों, कुछ ही सालों में गुची का ब्रांड एक छोटी फ्लोरेंटाइन दुकान से लेकर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नाम बन गया। क्राफ्ट्समैनशिप, क्वालिटी और डिजाइन का मिक्स अमीर और पावरफुल लोगों को अपनी तरफ खींचता था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को गुची एक्सेसरीज पहने हुए देखा गया। ब्रांड लग्जरी और एलिगेंस का सिंबल बन गया। गुचो गुची की सोच, जो इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप को लग्जरी के साथ जोड़ने की थी, बहुत जल्दी रंग लाई। 1947 में बैम्बू हैंडल वाला बैग एक ब्रेक थ्रू डिजाइन साबित हुआ, जिससे गुची ने यह साबित किया कि वह हर चीज को खूबसूरत बना सकता है। 1950s और 1960s में काफी सक्सेस मिली। गुची ने 1951 में अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर न्यूयॉर्क सिटी में खोला और फिर दुनिया के बड़े शहरों में स्टोर्स खोले गए। जब 1953 में गुचो की डेथ हुई, उस वक्त तक उसका ब्रांड हाई सोसाइटी और लग्जरी का नाम बन चुका था। जब गुचो की 1953 में डेथ हुई, गुची ब्रांड की लीडरशिप उनके 5 बेटों के पास आई। उनमें से 3, एल्डो, रुडोल्फो और वेस्को, ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। फैमिली ब्रांड के लिए सबकी सोच अलग थी। हर बेटा अपनी सोच के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए डायरेक्शन चाहता था। आल्डो गुची, जो अपने फादर के साथ बिजनेस में काम कर चुका था, भाइयों में सबसे ज्यादा एम्बिशियस था। उसे गुची को दुनिया भर में एक्सपैंड करना था, ब्रांड को नए मार्केट्स में ले जाना और उसे हर घर तक पहुंचाना था। इनमें से रुडोल्फो थोड़ा ज्यादा ही कंजर्वेटिव था। उसकी सोच ये थी कि ब्रांड की खासियत को बनाए रखा जाए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और अमीर कस्टमर्स पर तवज्जो दी जाए। और तीसरा बेटा वेस्को गुची लीडर की तरह था। उसकी डेथ के कुछ साल बाद फैमिली के इंटरनल पावर स्ट्रक्चर्स में खाली जगह पैदा हो गई। सब आल्डो और रुडोल्फो के दरमियान था, जिसमें दोनों अपनी अपनी सोच को कंपनी पर लागू करना चाहते थे। 1960s तक आल्डो ने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू किया। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में स्टोर्स खोले गए, मगर ये मूव फैमिली के लिए डेंजरस साबित हुआ। रुडोल्फो, जो इस डिसीजन के अगेंस्ट था, उसे लगता था कि गुची की एक्सपेंशन ब्रांड की असलियत को खतरे में डाल रही है। आल्डो का इंटरनेशनल सक्सेस की तरफ पुश कामयाब हुआ, मगर इसका नुकसान फैमिली की यूनिटी पर हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, जहाँ पैसा ज्यादा हो जाए और प्यार कम, तो सिर्फ कपड़े नहीं, रिश्ते भी फट जाते हैं। 1948 में पैदा होने वाले मोरिजियो गुची रुडोल्फो गुची का बेटा था।
जो गुची एम्पायर का एक वारिस था। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ जहाँ हर चीज़ महंगी और लग्जरी थी, और उसे हमेशा अपने दादा गुचो गुची की अहम लेगेसी का पता था। रोडोल्फो नहीं चाहता था कि मोरिजियो फैमिली बिजनेस में शामिल हो, बल्कि रोडोल्फो चाहता था कि मोरिजियो की अपनी एक अलग पहचान हो जो गुची ब्रांड से अलग हो। इसलिए फैमिली बिजनेस के बजाय मोरिजियो ने बोकोनी यूनिवर्सिटी मिलान से लॉ की डिग्री करने का डिसीजन लिया और अपना करियर अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। 1972 मिलान में एक शानदार पार्टी के दौरान मोरिजियो गुची एक लड़की पैट्रिजिया रेजियानी से मिला। पैट्रिजिया को मोरिजियो की वेल्थ और स्टेटस ने अपनी तरफ खींचा। मोरिजियो भी पैट्रिजिया की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। रोडोल्फो इस रिश्ते से खुश नहीं था। मोरिजियो और पैट्रिजिया का रिश्ता जल्द ही गहरा हो गया। उन्होंने एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी की और पैट्रिजिया अपने तेज दिमाग के साथ फौरन गुची एम्पायर का एक की प्लेयर बन गई। वो सिर्फ एक वाइफ नहीं थी, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। 1972 में मोरिजियो ने पैट्रिजिया रेजियानी से शादी की। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मोरिजियो कुछ वक्त गुची की दुनिया से दूर रहा और अपनी दूसरी फील्ड्स में काम करता रहा। पैट्रिजिया ने मोरिजियो को अपने फैमिली बिजनेस में शामिल होने के लिए कन्विंस कर लिया, क्योंकि पैट्रिजिया जानती थी कि असल पैसा गुची में ही है। 1977 में मोरिजियो के फादर रुडोल्फो की डेथ हुई। रुडोल्फो के सारे शेयर्स उसके बेटे मोरिजियो के पास चले गए। मोरिजियो ने अब कंपनी में ज़्यादा एक्टिव रोल लेना शुरू किया, धीरे धीरे लीडरशिप संभालना शुरू की। इस वक्त गुची कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि ब्रांड लग्जरी फैशन इंडस्ट्री की तेज़ी से बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ चलने में मुश्किलात का सामना कर रहा था। कंपनी अपनी पहचान खो चुकी थी और मोरिजियो इसे दोबारा एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहता था। जब मोरिजियो गुची फैमिली बिजनेस में ज़्यादा शामिल हुआ तो उसका क्लैश अपने अंकल एल्डो गुची से हुआ। एल्डो बिजनेस का एक सेंट्रल फिगर था और उसने गुची की ग्लोबल एक्सपेंशन में बहुत बड़ा हिस्सा डाला था, लेकिन मोरिजियो का मानना था कि कंपनी को मॉडर्नाइजेशन और नए लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो एल्डो के कई ट्रेडिशनल तरीकों से सहमत नहीं था। 1981 में मोरिजियो ने एक बड़ा स्टेप लिया। मोरिजियो ने टॉम फोर्ड को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर हायर किया। टॉम के नए और डेयरिंग डिज़ाइंस की वजह से ब्रांड ने फिर से अपना नाम बनाया। मोरिजियो ने गुची बुटीक्स को दुनिया भर में खोलने की शुरुआत की, जिससे ब्रांड की रीच इटली की बाउंड्रीज से काफ़ी आगे चली गई। 1980s में मोरिजियो गुची ने अपने अंकल एल्डो की कंपनी में मौजूद सारे शेयर्स को खरीद लिया, जिसके बाद एल्डो धीरे धीरे बिजनेस से बाहर होता गया। एल्डो, जो कंपनी का एक सेंट्रल फिगर था, मोरिजियो को कंट्रोल लेने से रोक नहीं सका और मोरिजियो ने आखिरकार गुची में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिया। ये गुची की हिस्ट्री का एक बहुत ज़रूरी मोड़ था। मोरिजियो ने ब्रांड का पूरा कंट्रोल हासिल किया और इसकी लीडरशिप में कंपनी ने काफ़ी बड़े चेंजेस किए, जैसे कि इमेज की मॉडर्नाइजेशन, रीब्रांडिंग और इंटरनेशनल एक्सपेंशन। मोरिजियो के एल्डो के शेयर्स खरीदने के बाद एल्डो गुची पर 1989 में टैक्स इवेजन का इल्ज़ाम लगा, जो उसे गुची एम्पायर से और दूर कर गया। एल्डो को जेल हो गई। लीगल मुश्किलात और एल्डो का कंपनी से निकलना एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर गया, जिसमें मोरिजियो गुची ब्रांड का अकेला लीडर बन गया। दोस्तों, अब आते हैं मोरिजियो और उसकी वाइफ पैट्रिजिया की कहानी पर। पैट्रिजिया रेजियानी कोई आम वाइफ नहीं थी। अपनी ब्यूटी और चार्म के लिए फेमस पैट्रिजिया को गुची के नाम के साथ आने वाली ताकत का अच्छा खासा पता था। पैट्रिजिया ज़्यादा एम्बिशियस और कंट्रोलिंग होती गई। अब वो सिर्फ हाई सोसाइटी में अपनी जगह बनाना नहीं चाहती थी, बल्कि गुची एम्पायर का भी कुछ पार्ट चाहती थी। मोरिजियो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी होता गया, जबकि पैट्रिजिया ज़्यादा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग होती गई। उसे ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस की तलाश थी, और जैसे जैसे मोरिजियो उससे दूर होता गया, वो उससे नफरत करने लगी। शुरू में उनका रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन 1980s में उनका शादी का रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म होता गया। मोरिजियो आखिरकार पौला फ्रेंची के साथ रिश्ते में शामिल हो गया, जो पैट्रिजिया के लिए आखिरी धक्का साबित हुआ। उनकी सेपरेशन 1985 में फाइनलाइज हो गई और 1991 तक उनका डिवोर्स हो गया। पैट्रिजिया को डिवोर्स में काफ़ी बड़ी अमाउंट मिली थी। सेटलमेंट में $1.47 मिलियन कैश, जिसे अगर इन्फ्लेशन के साथ आज की वैल्यू में देखा जाए तो तकरीबन $3.24 मिलियन बनते हैं। और इसके साथ पैट्रिजिया को गुची के शेयर्स का 50% हिस्सा और एक अच्छी खासी एनुअल एलिमनी भी मिली थी। पैट्रिजिया दिन रात अपने पुरानी जिंदगी को वापस पाने के लिए सोचती रहती थी। जब डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया तो मोरिजियो अपनी नई लवर पाओला फ्रेंची के साथ रिश्ते में शामिल हो गया, और ये पैट्रिजिया के लिए आखिरी धक्का साबित हुआ। 1994 तक पैट्रिजिया अब दिन रात अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन पैट्रिजिया का गुस्सा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था। उसे महसूस होता था कि उसने गुची की लेगेसी और उस लग्जरी लाइफस्टाइल को खो दिया है जो वो पहले से जीती आई थी, जिसकी वजह से पैट्रिजिया में नफरत बढ़ती जा
रही थी। 1994 तक पैट्रिजिया बदला लेने के आइडिया से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसने एक हिटमैन को $3 लाख में हायर किया। 27 मार्च 1995 को मोरिजियो को उसके ऑफिस के बाहर मिलान में मार दिया गया। गनमैन जो पैट्रिजिया ने हायर किया था उसने मोरिजियो को 4 बुलेट्स मारी, 3 बुलेट्स पीठ पर और एक सर पर। मोरिजियो की उसी टाइम डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट में ये मर्डर रैंडम वायलेंस का हिस्सा लगता था। मोरिजियो की गुची में पावरफुल पोजीशन और उसकी बढ़ती हुई पर्सनल दौलत उसे बहुत से लोगों के लिए टारगेट बना रही थी, लेकिन किसी ने भी पैट्रिजिया पर शक नहीं किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही एक हाई प्रोफाइल केस बन गई, मगर कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। 1997 में पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिली जो सीधा पैट्रिजिया तक पहुंची। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि पैट्रिजिया ने अपने एक्स हस्बैंड को मारने का प्लान बनाया था ताकि वो गुची की दौलत पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सके। मीडिया ने उसे जल्दी ही ब्लैक विडो का नाम दे दिया और उसका मर्डर के पीछे होना दुनिया के लिए शॉकिंग था। पैट्रिजिया ने एक हिटमैन हायर किया और अपनी क्लोज फ्रेंड को भी प्लान को अंजाम देने में मदद करने के लिए मैनिपुलेट किया। 1998 में पैट्रिजिया को अरेस्ट किया गया और उसके ट्रायल मीडिया की सारी अटेंशन का मरकज बन गया। उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल जो कभी इटालियन हाई सोसाइटी का सिंबल था, अब वेल्थ और पावर के डार्क साइड शो करने की वजह बना। ट्रायल्स के दौरान पैट्रिजिया का एटीट्यूड पब्लिक के लिए शॉकिंग था। उसने मीडिया से कहा, It's better to cry in Rolls Royce than to be happy in on a bicycle. That's for sure. उसे मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया और 29 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने सिर्फ 18 साल कैद काटने के बाद 2016 में उसे पैरोल पर रिहाई दे दी गई। 2016 में जेल से रिहा होने के बाद पैट्रिजिया दोबारा पब्लिक में नजर आने लगी। वो अपने क्रिमिनल पास्ट के बावजूद स्पॉटलाइट में जिंदगी गुजारने लगी। प्लान में अक्सर उसकी पिक्चर्स ली गई। वो अपने पास्ट पे कभी शर्मिंदा नहीं थी। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि गुची की दौलत के बिना लाइफ कैसे लगती है, तो पैट्रिजिया ने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, मैं अब भी रियल गुची वाइफ हूँ। उसकी ये स्टेटमेंट इस बात को प्रूव करती है कि वो गुची नाम के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है और प्राउड फील करती है, चाहे उसने सब कुछ खो दिया हो। 2021 में इस स्टोरी पर फिल्म बनाई गई, हाउस ऑफ गुची। पैट्रिजिया का रोल लेडी गागा ने प्ले किया। मोरिजियो बना एडम रिवर। फिल्म में फैमिली ड्रामा, धोखा, फैशन और मर्डर सब दिखाया गया। पैट्रिजिया ने इटालियन मीडिया से कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लेडी गागा ने मेरा रोल सही से प्ले नहीं किया। ना तो उसने मेरा फैशन सेंस एक्यूरेटली शो किया है और ना ही उसने मुझसे कांटेक्ट किया है या मिलने आई है। ये फिल्म बिल्कुल सही नहीं बनाई गई। जबकि एक्टर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान ये फाइनल हुआ था कि कोई भी पैट्रिजिया से कांटेक्ट नहीं करेगा। फिल्म किसी क्रिमिनल से इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं बनाई जाएगी। अपनी शादी के दौरान मोरिजियो और पैट्रिजिया की 2 बेटियां थी, अलेग्रा और अलेसांड्रा गुची। दोनों बेटियां अपने माँ बाप के प्राइवेट और पब्लिक प्रॉब्लम से बुरी तरह अफेक्ट हुईं। अलेग्रा गुची खासतौर पर अपने फादर की मौत के बाद मोरिजियो की जायदाद की वारिस बनी, लेकिन उनकी फैमिली की ट्रेजिक कहानी उसे सालों तक परेशान करती रही। अलेग्रा और अलेसांड्रा ने अपनी फैमिली के मीडिया ड्रामा से दूर रहने की कोशिश की। अलेग्रा अपनी जिंदगी को पब्लिक नजर से दूर रखती हुई अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और इसीलिए उसने गुची के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, मोरिजियो की मौत और उसकी एक्स वाइफ के आसपास के स्कैंडल गुची ब्रांड के लिए खतरा थे, लेकिन कंपनी ने टॉम फोर्ड की क्रिएटिव लीडरशिप के नीचे नई जिंदगी पाई। फोर्ड ने गुची में एक बोल्ड और मॉडर्न आइडियाज शामिल किए, जिसने ब्रांड को बोल्ड, लग्जरी और ओपुलेंस का निशान बना दिया। गुची का नाम फिर से फेमस हुआ, लेकिन दोस्तों 2004 में गुची केयरिंग ग्रुप, जो पहले पीपीआर के नाम से जाना जाता, गुची को केयरिंग ग्रुप को बेच दिया गया। जबकि गुची फैमिली अब कंट्रोल में नहीं थी, गुची का लेगेसी ब्रांड के टाइमलेस डिजाइन्स और नई लीडरशिप के इनोवेशंस के जरिए जिंदा रहा। दोस्तों, गुची की सोच एक छोटी लेदर की दुकान से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये दुनिया के सबसे फेमस लग्जरी ब्रांड्स में से एक बन गया। गुची फैमिली में जो ट्रेजिक इवेंट्स हुए, जैसे कि पावर स्ट्रगल्स, धोखा, मर्डर, उन्होंने ब्रांड की हिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। आज भी गुची फैशन की दुनिया में एक मशहूर ब्रांड है।